गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अजय लाल रिसर्च स्टडी में आपका स्वागत है। आज जो हम बेसिकली रूप से बात करने जा रहे हैं कि लोगों के जीवन में जो सामान्य जो लॉ से संबंधित कुछ प्रोविज़न है, जो आम नागरिकों को इसकी जानकारी होना परम आवश्यक है, जिससे कि वो अपने अधिकार और कर्तव्य को सामान्य रूप से व्यवस्थित कर पाए, समझ पाए। तो आइए हम जानते हैं कि आज आईपीसी क्या होता है और सीआरपीसी क्या होती है और धारा यानी सेक्शन 144 क्या होता है और कर्फ्यू क्या होती है। तमाम ऐसे जो जीवन में आने वाले जो नियम है, इसको आज हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि जो लॉ का जो प्रोविज़न हुआ वह हम देखते हैं कि आईपीसी क्या होता है। आईपीसी को अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म है अंग्रेजी में इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड हिंदी में अगर इसको जानने की कोशिश करते हैं तो भारतीय दंड संहिता, और उर्दू में अगर इसको हम जानें तो ताज-इरात-ए-हिंद। उर्दू में इसको ताज-इरात-ए-हिंद के नाम से जानते हैं। और कभी कभी आप लोग फिल्म में सुने होंगे कि ताज-इरात-ए-हिंद दफ़ा 302 के अंतर्गत जो है मौत की सज़ा दिया जाता है। तो आप लोग फिल्म में इसको सुने होंगे। तो और ये होता क्या है आईपीसी? आईपीसी के जनक कौन है? तो अगर हम देखें तो आईपीसी का जनक थॉमस मैकाले को माना जाता है। अब इसके पीछे हम देखते हैं कि क्या कारण है। आईपीसी का जो गठन होता है 1860 ईस्वी में ब्रिटिश काल के दौरान ही होता विधि आयोग का गठन हुआ था। उसके जो पहले जो चेयरपर्सन बने थे वह थॉमस मैकाले ही थे। उसी के तर्ज पर ये जो है उन्होंने ही क्या किया कि 1860 ईस्वी में आईपीसी के प्रोविज़न को लाया और इससे संबंधित वो जो है भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया से संबंधित उसके द्वारा जो प्रयास किया गया 1860 ईस्वी में लाया और 62 में ये लागू हो गया। तो ये आईपीसी आप देख रहे थे। आईपीसी और सीआरपीसी में अगर अंतर को समझने की कोशिश करें तो आईपीसी क्या होता है? तो आईपीसी में होता है आपराधिक कोड है। ये आईपीसी क्या है? एक आपराधिक कोड है। आईपीसी क्या होता है कि एक आपराधिक कोड है जो अपराध को परिभाषित करता है। अपराध को क्या करता है? ये परिभाषित करता है और दंड प्रदान करता है। दंड प्रदान करता है। ये क्या है? आईपीसी है। और हम इसी का एक हम देखते हैं सीआरपीसी क्या होता है। तो सीआरपीसी को अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हिंदी में इसको देखते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता। ये इसी को आप आपराधिक प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं। ये होता क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता या आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्या होती है? तो इसको देखें तो ये एक प्रक्रियात्मक कानून है जो दंडात्मक कानूनों के तहत सजा के लिए विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है। जो कानून है, कानून के लिए ये क्या है? एक प्रक्रियात्मक कानून है। उसको प्रोसेस में, उस प्रोसेस के अंतर्गत जो है क्या करता है? सजा के लिए विस्तृत प्रक्रिया कानून प्रदान करता है। ये एक प्रोसेस है। तो इसको हम देखते हैं कि जो सीआरपीसी है, सीआरपीसी में कुल जो है 484 धारा है। सही सुना है। सीआरपीसी का अगर हम देखें तो इसमें टोटल 484 धारा है और 37 चैप्टर है। 37 चैप्टर में 484 धाराएं है। और इसमें हम देखेंगे जो सीआरपीसी है, इस पे जो अपराध प्रक्रिया है, सीआरपीसी के अंतर्गत जो अपराध प्रक्रिया होती है, तो उसमें आप एक तो देखते हैं कि एक तो आपराधिक होती है, एक जो अपराध करने वाले होते हैं वो एक होता है पीड़ित। तो इसमें हम देखते हैं कि जो अपराध प्रक्रिया है इसमें हम दो चीज़ देखते हैं कि पीड़ित के संबंध में होता है और एक होता है आरोपी के संबंध में। पुलिस जब रिपोर्ट तैयार करती है तो ये दोनों के बारे में यहाँ पे तैयार करता है, पीड़ित के संबंध में और आरोपी के संबंध में। तो अपराध प्रक्रिया ये सीआरपीसी
के अंतर्गत। अब इसी में जो सीआरपीसी का कब गठन किया गया और क्यों किया गया, इस पे आज हम देखें। तो इसका गठन 1973 ईस्वी में किया गया। सीआरपीसी का गठन किया गया आज़ादी के बाद किया गया है, 1973 ईस्वी में किया गया और ये 1 अप्रैल 1974 ईस्वी से लागू कर दिया गया। तो इसमें ये इसलिए किया गया कि जो मेन कानून जो है आईपीसी जो है वो मेन कानून हुआ और मेन कानून के अंतर्गत जो प्रक्रिया को लाया गया कि आपको इस प्रोसेस से इस अपराध के लिए उसको प्रोसेस में डालने के लिए यह जो है सीआरपीसी लाया गया। तो इसी में आप देखेंगे कि 1974 ईस्वी में ही क्या हुआ कि जब सीआरपीसी को लाया गया तो सरकार को लगा कि अगर हम कोई कानून जो अगर हम बनाएंगे तो वो जनता जो है वो जनता या अन्य जो दंगाई लोग हैं या फिर अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उसके द्वारा विरोध ना जता पाए। इसके लिए उन्होंने वहाँ पर एक सेक्शन जो है सेक्शन 144 को उसमें लाया गया। तो सेक्शन 144 जो है 1974 ईस्वी में लागू किया गया और सेक्शन 144 क्या कहता है, धारा, यानी धारा को आप उर्दू में देखेंगे तो दफ़ा के नाम से भी जानते हैं। तो धारा 144 जो है लागू कर दिया गया। इससे क्या होता है, सरकार जो है ये धारा जब लागू कर दिया जाता है तो इसके पीछे क्या मकसद है कि लोगों को एक उसकी जो अधिकार है उस पर कहीं ना कहीं ये रोक लगाता है। तो इसका क्या मकसद है उसको देखते हैं। तो इसका जो मकसद था सेक्शन 144, आप देखे होंगे कि आप अपने जिस क्षेत्र में रहते हैं तो चुनाव होता है या अन्य किसी प्रकार की जो सेंसिटिव कुछ केसेस हो जाती हैं, दंगा हो जाती है या दंगा होने की प्रबल संभावना होती है, तो उस स्थिति में क्या होता है सरकार जो है वहाँ पर ये जो है आप देखेंगे कि सेक्शन 144 लागू कर दिया जाता है। खास करके आपको जो ये धारा 144 जो बेसिक चुनाव के दौरान तो देखने के लिए मिलता ही है। तो हम देखते हैं कि इसके क्या प्रोविज़न है, सरकार का इसके पीछे क्या मकसद है। तो मकसद ये था कि लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोकना है। लोग को 5 या 5 से अधिक लोग जो है आप एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। सरकार जो है लोगों को एक जगह एकत्रित होने के लिए रोकता है, जिससे कि किसी बड़े अपराध या फिर दंगे या अन्य जो है सरकार की जो प्रक्रिया है उसमें कोई बाधा ना पहुंचा पाए। इसके लिए उन्होंने इसको लाया। कब ये हुआ, तो कब इसको हम लाते हैं सेक्शन 144 को, जैसे सुरक्षा है, स्वास्थ्य संबंधी खतरे है, या दंगे की आशंका है, चुनाव है, सरकार का महत्वपूर्ण कोई निर्णय है। जैसे सरकार ने अभी महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, जैसे अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए जम्मू कश्मीर से, और फिर राम जन्मभूमि का जो निर्णय आया था उस दौरान भी यह सेक्शन लागू कर दिया गया था और कर्फ्यू भी वहाँ पे लागू कर दिया गया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो कब इसको करते हैं, तो सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे या दंगे की आशंका या चुनाव सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय होती है, तो उस स्थिति में हम इसको लागू कर देते हैं। तो ये लागू करने का कौन मतलब नोटिफिकेशन जारी करता है, तो इसका नोटिफिकेशन जो है आपके जिला से जिला अधिकारी डीएम द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि और नोटिफिकेशन जारी करने के साथ साथ जो है उसको प्रचार भी कर दिया जाता है लाउड स्पीकर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो प्रसारण और तमाम टेलीविज़न के माध्यम से ये जनता तक इसकी सूचना दे दिया जाता है कि उस क्षेत्र में सेक्शन जो है यानी धारा जो है यानी दफ़ा जो है 144 लागू कर दिया जाएगा। इसलिए उसके जो कुछ नियम है उसको बता दिया जाता है। तो जिला अधिकारी इसका नोटिफिकेशन जारी करता है। इसमें जो है इसके नियम को अगर जो नहीं मानता है तो उसमें क्या होता है कि उसको 3 वर्ष का कैद या सजा हो जाती है। और उसमें जो है बेल का भी प्रोविज़न है, इसमें बेल का भी प्रोविज़न है। इसमें बेल होता है। और अवधि जो है ये कितने अवधि के लिए ये सेक्शन 144 लागू होता है इसको जानना जरूरी है। तो ये 2 माह तक ये लागू
हो सकते हैं 2 महीना तक इसको लागू कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 महीना के बाद भी अगर राज्य सरकार को लगता है कि मामला जो है संगीन है और मतलब ये आगे खतरे की प्रबल संभावना है, तो उस स्थिति में जो है उसको 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। 6 माह से वो ज़्यादा नहीं कर सकता है। हाँ, ये विशेष अप्रूवल के बाद ही 6 माह किया जा सकता है। तो आप इसमें देखते हैं कि जो धारा 144 जिस सेक्शन में होता है वहाँ पे आदमियों का आवागमन तो होता है, लेकिन इकट्ठा नहीं आप रह सकते हैं। हाँ, तो उसमें आदमी जो है ये जिस क्षेत्र में ये लागू होता है, जिस वहाँ उस पैरामीटर में आप जो आम आदमी का इसमें इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। 5 या 5 से अधिक इस क्षेत्र में आप 5 या 5 से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। हाँ, ये धारा 144 से लागू हो जाने पर आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो अब जो है भारतीय दंड संहिता आप जो देख रहे हैं, इंडियन पेनल कोड में कितना धारा है, तो धारा इसमें 511 है। हाँ, यहाँ पे धारा कितना है 511, इसमें चैप्टर 23 है, इसमें चैप्टर 23 है। तो एक और जो जीवन में कर्फ्यू के बारे में जानते हैं कि सरकार का जो है धारा 144 और कर्फ्यू दोनों अलग अलग है। ये धारा 144 जो है दफ़ा 144 जो है और जो कर्फ्यू है वो दोनों अलग है। आज समझते हैं कि कर्फ्यू क्या होता है, कर्फ्यू कब लागू कर दिया जाता है। तो कर्फ्यू को अगर हम देखें तो दंगे या अन्य संभावित स्थिति में हैं लगता है कि मतलब बहुत संगीन मामला है, कुछ भी हो सकता, आगजनी की मामला हो सकती है या फिर एक बड़ी घटना होने वाली है, तमाम उस स्थिति में जो सरकार जो है क्या करता है, कर्फ्यू को लागू कर दिया जाता है, कर्फ्यू लागू कर देते हैं। और ये इसमें जो है पुलिस और अर्धसैनिक बल इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कर्फ्यू के दौरान, और इसमें जो है पुलिस और अर्धसैनिक बलों को गोली मारने का आदेश रहता है। उसको लगता है कि अगर कोई इस तरह का करता है तो उसको गोली मारने का भी आदेश दे दिया गया है। निश्चित समय के लिए लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। कर्फ्यू जब लगाया जाता है तो निश्चित समय के लिए उसको घर से आप लोगों को बाहर निकलने के लिए मना होता है, लेकिन कुछ समय के बाद उसको जो है आवश्यक वस्तु की और सेवाओं के लिए उसको कुछ राहत दिया जाता है, और विशेष उस पर सावधानी और निगरानी के माध्यम से ही ऐसा हो पाता है। तो आप जो ये देख रहे थे कर्फ्यू के, तो ये कर्फ्यू जो है कर्फ्यू के अंतर्गत क्या क्या बंद हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जो स्कूल कॉलेज है, आपका ट्रैफिक है, जुलूस है, रैली है, इंटरनेट सेवाएं हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं कर्फ्यू के दौरान बंद हो जाती है। तो मैं आज जो है न्यायिक संबंधी जानकारी को आप लोगों तक रखने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। अगर आप हमारे YouTube चैनल अजबलाल रिसर्च स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और आपका जो प्यार है, आपका जो हमारे वीडियो को जो आपने काफ़ी मतलब मोटिवेट मिला है, आप लोगों ने काफ़ी हमें मतलब मोटिवेशन दिया है वीडियो के माध्यम से, और तो इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और जहाँ भी हैं वहाँ स्वस्थ हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।